शिवसेना के संजय राउत का एक लेख और उस लेख के बाद जबरदस्त विवाद, क्योंकि उस विवाद में तुष्टीकरण की राजनीति को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के मताधिकार को ही बंद करने के, वंचित करने के उन्हें मताधिकार से करने की बात कही है संजय राउत ने। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि एआईएमआईएम के मुखिया है, वो हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, जो संजय राउत ने कहा है उस पर आपका यह कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कानून का जो इस्तेमाल होता है या इतलाक जो होता है वो बड़ा सेलेक्टिव होता है। और जो मैं इस बात का मुतालबा कर रहा हूं इस बुनियाद पर कर रहा हूं कि अभी भी मुंबई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो मुझे मिले हैं वोट डालने के मुस्लिम्स को, मुझे उससे महरूम कर दिया जाए, इसलिए कि ये बताना क्या चाह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का शहरी नहीं हूं, वोट कौन नहीं डाल सकता जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उंगलियां उठाना, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाना, ये पागलपन नहीं है? तो क्या बोलेंगे इसको आप? ये कोई अक्लमंदी की बात है ये कि आप कह रहे हैं कि नहीं, इनको निकाल दो और इनका ये क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। ये होते कौन है भाई? हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बड़े बड़े लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, क्या ये इनका दिमाग, इनकी अकल उनसे ज्यादा है? लेकिन खैर, जो वो कह रहे हैं वो तो साफ तौर पर इस देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप जब उनकी राजनीति को समझने की कोशिश करें, क्योंकि संजय राउत, शिवसेना सब एक किस्म की राजनीति करते हैं, तो राजनीतिक रूप से क्या मकसद दिखता है? देखिए, अगर शिवसेना पावर में है, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ और सेंटर में मोदी कैबिनेट में है, तो फिर इनको ये तो समझना चाहिए कि जिस कैबिनेट में अनंत गीते बैठे हैं उसमें नजमा हेपतुल्ला और नकवी भी हैं, तो क्या उनसे भी वो वोट डालने का इख्तियार छीन लेंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि समझ में सब चीज आ रही है, मगर ये जो लोगों को आंखों में धूल डालने की कोशिश की जा रही है कि 11 महीने में प्रधानमंत्री एक बात करते हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम, और उन्हीं के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग दूसरी बात करते हैं और उनके अलाई दूसरी बात करते हैं। जब आप तमाम लोग, मीडिया के लोग कहते हैं कि ये तो हिंदुस्तान का बड़े अरसे के बाद इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो भाई ये पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? फिर ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम तहजीब और मजहब को इक्वालिटी है, यकसा देखा जाता है, तो उसके 24 घंटे नहीं होते ये एडिटोरियल आ जाता है। तो ये तो हिंदुस्तान के अवाम को मालूम हो रहा है कि इनका असली एजेंडा क्या है। ओवैसी साहब, लेकिन अब जरा उस पर आ जाते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, आपने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता, फिर आपने कहा कि हाँ मकसद तो समझ में आता है। सवाल ये है कि इस देश में न जाने कितनी पार्टियां हैं जो इस तरह से धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। आरोप आप पर भी लगते हैं, क्योंकि हाल ही में आप ही ने एक बयान दिया था कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। तो बिना तर्क के, बिना दलील के, बिना समझे हुए तमाम पार्टियां, जिसमें आप भी उतने ही दोषी दिखाई देते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति की जाए, वोटों को बांटा जाए, अपना मतलब साधा जाए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मैंने जो बयान दिया था बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने बयान दिया था। अगर आप पूरा मेरा वो बयान सुन लेते तो मैंने ये कहा कि ये हमारे मुसलमानों का मानना है, ये हमारी रिलीजियस बिलीफ है, और मैं इसको किसी पर थोप नहीं रहा हूं। ना मैं ये कह रहा हूं कि जो मुसलमान है वही हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का शहरी है, वही इंडियन है, दूसरा नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा मजहब की ही आइडियोलॉजी या उसकी सोच को मैं हिंदुस्तान पर लागू करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में बेशुमार मज़ाहिब है, ये वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब को सेलिब्रेट करता है। अब रहा सवाल कि मैं धर्म को इस्तेमाल करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो आप अपना रिसर्च करवा लीजिए कि पिछले 6 महीने पहले जब महाराष्ट्र में असेंबली के इंतखाबात इलेक्शन हुए, ना मेरे अपोनेंट्स ने, ना शिवसेना ने, ना कांग्रेस ने, ना किसी ने मुझे शिकायत की जाकर के इन्होंने इस तरह की बात कही अपनी स्पीच में, ना पुलिस ने, जहां कहीं मैं गया पुलिस ने नोटिस देती थी, ना मुझ पर कोई केस बुक हुआ। तो फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं?
ये जो आपने कहा है उसमें आप कह रहे हैं कि कोई वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकता है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, क्योंकि आपने कहा कि मैंने सिर्फ बयान दिया था और मकसद ये है कि वोट को बांटने के लिए ये राजनीति की जाती है, तो फिर उस हिसाब से तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वैसे साहब आप भी समझते हैं, ना समझ ना आप है ना हम हैं। जब आप उसको घर वापसी से जोड़ रहे थे तो साहब आप भी तो एक तरह किस्म की राजनीति ही कर रहे थे। नहीं, मैं देखिए, जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम हमारे हिंदू मजहब में नहीं आओगे तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं कहलाओगे, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। यही बात गोलवालकर ने अपनी किताब वी आवर नेशनहुड डिफाइंड में की थी मुसलमान और क्रिश्चियंस के बारे में। क्या मैं ये बात कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा बिलीफ है। क्या हमारे मुल्क में लोगों के कई बिलीफ हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं ये बात कह रहा हूं, मगर मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, आप वफादार नहीं हैं। सवाल यहां पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पूरे हिंदुस्तानियों को वोट डालने का हक दिया, ये कौन होते हैं तुरुमचिए कि नहीं इनको मत दो, इनको छीन लो? क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता काम? आपको मालूम कोई इंडियन को? हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा किया था, बाल ठाकरे को वोट डालने का इख्तियार छीन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने केस में। तो लगता है शिवसेना को ये भूल चुके हैं बात को, मैं उनको याद दिला रहा हूं। अरे भाई, तुमको अगर जख्म तुम्हारे सीने में है तो तुम सारे मुल्क को जख्म क्यों देना चाहते हो? तो आप कंप्लेंट करेंगे? इनको क्या राइट है? आप कंप्लेंट करेंगे? आप चाहेंगे कि आप खुद कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ? मैं कंप्लेन करना नहीं करना और दूसरी बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की है कि इनका असली चेहरा सामने आ रहा है, इनका असली एजेंडा हिंदुस्तान के अवाम के सामने आ रहा है। ये शिवसेना में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान ने ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ा जो बंबई में लोगों को टेररिस्ट के जरिए मरवाया। उसके बारे में क्यों नहीं लिखते ये लोग? क्यों नहीं जाके लड़ते अपनी गवर्नमेंट से? पूरे मराठवाड़ा में 100 किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं लिखते, ना उसके बारे में प्रोटेस्ट करते। ये बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की। 5 लाख लोग बेरोजगार होने वाले बीफ बैन की वजह से, उसके बारे में लिखिए, कौन रोकता है आपको? ये सब बातें नहीं करते, मगर ये बातें इसलिए करते क्योंकि इनका एजेंडा है, ये इनका असली चेहरा है और ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और यहां पर जो गवर्नमेंट में रहकर ये एक बात करते हैं, पावर में एक बात करते हैं। नहीं तो ये बातें वाली फंसाने में तो आप भी फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बातें तो आप भी खूब करते हैं, आप भी अपने किस्म की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। नहीं, आपको पूरा इख्तियार है, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं आपके इख्तियार की इज्जत करता हूं। मगर मैं क्या ये कह रहा हूं कि अंजना ओम कश्यप को वोट डालने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो कोई मजहब को नहीं छोड़ देंगे? क्या मैं ये कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरा है, मेरा हक मुझको दो आप। आर्टिकल 29 और 30 में लफ्ज माइनॉरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इनको नहीं मालूम क्या? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट उठाकर देख लीजिए, किसने माइनॉरिटी का लफ्ज लिखा? सरदार पटेल ने इस्तेमाल किया उसको। ओवैसी साहब, खैर इतनी समझ तो संजय राउत भी रखते होंगे, उन्हें भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का लोकतंत्र और इस देश का संविधान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। वो भी सिर्फ एक मतलब साधने की ही कोशिश में दिखाई देते हैं, क्योंकि इतनी समझ तो वो भी रखते हैं कि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है, कम से कम हिंदुस्तान की जमीन पर। तो फिर बात वहीं पर आकर अटक जाती है ना, वो भी अपनी किस्म की राजनीति करते हैं, आप भी अपने किस्म की राजनीति करते हैं। तो फिर कार्रवाई अगर उनके खिलाफ हो तो कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। आप बिल्कुल, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, मुझे जेल में डालिए, मुझे सूली पे चढ़ाइए, और अगर कानून इजाजत देता है तो मुझे बीच चौरास्ते पर रखकर मुझे गोलियों से मार दीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर मैं गलती करता हूं तो करिए। नहीं, आप अगर मैं गलती किया हूं, अगर मैं गलती करा हूं तो यकीनन कानून मेरे लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। मेरी शिकायत सिर्फ यही है, मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि कानून का इस्तेमाल सेलेक्टिव होता है। मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर आप समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूं तो सजा दीजिए मुझे, मैं तैयार हूं, मैं भाग के जाने वाला नहीं हूं। मैं कंप्लेंट क्यों नहीं करते आप? कह रहा हूं अगर उसमें गलती है, हाँ, कानून का वायलेशन होता है तो करिए। अरे कंप्लेन करेंगे मैडम, कितने कंप्लेन है, कितने कंप्लेन किए? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए मैडम, कंप्लेन है। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, इन्हीं लोगों के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया आप? कितने कंप्लेन करे? कभी तो हमारी आंख में झांक कर देखो कि हमारे आंसू भी सूख गए आजकल। कंप्लेन कितने कंप्लेन किए, कौन किस पर एक्शन लिए? ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं?
कार्रवाई ये होनी चाहिए कि क्या हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तमाम लोगों ने ओथ लिया, महाराष्ट्र में ये लोग कैबिनेट में तमाम ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, किसी ने बंच ऑफ थॉट्स पर या सावरकर की किताब पर तो ओथ नहीं लिया ना। तो अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिए तो क्या आप उस ओथ का पासो लिहाज रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या आप हिंदुस्तान के मुसलमान और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे या फिर उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे? एक्शन तो लेना ये गवर्नमेंट का काम है, सुमोटो एक्शन नहीं ले सकते क्या आप? ठीक है, कौन रोक रहा है इनको सुमोटो एक्शन लेने से? जो आप कह रहे हैं और संजय राउत ने जो कहा है जाहिर तौर पर विवादित है और इस देश के संविधान के खिलाफ है और वो कभी हो भी नहीं पाएगा, मुमकिन भी नहीं है इस देश में। लेकिन जो एक और बहुत बड़ा मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है ओवैसी साहब, मैं उस पर आना चाहती हूं। मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति, जितना पुराना हिंदुस्तान है उतना ही पुराना इस तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास भी है। क्या आपको लगता है कि वाकई जरूरत है? क्योंकि ये आरोप आप पर भी कई बार, समाजवादी पार्टी पर भी, कांग्रेस पर भी, तमाम पार्टियों पर इस तरह से लगाई जाती रही और खास तौर पर बीजेपी ने लगाई है कि आप लोग एक खास समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। ये भी तो मुद्दा है ना देश में। मैडम, अगर मान भी लिया जाए कि कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के लिए मैं सबसे खराब आदमी हूं, मान लेता हूं थोड़ी देर के, चलिए मान लिए, मुझे यह बताइए कि सच्चर कमेटी ने जो बात कही है वो क्या है? अपीजमेंट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है? जो कुंडू कमेटी ने अभी बात कही वो अपीजमेंट है या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? कब ये तो तय कर लो कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है या अपीजमेंट है। बीजेपी शिवसेना को जब सूट करता है अपीजमेंट, जब सूट करता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। अरे भाई, तो आप महाराष्ट्र में कोर्ट ने मराठों को स्टे दिया रिजर्वेशन का, मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं दिया, तो आप उसको क्यों बर्खास्त कर दिए? आपको किसने रोका था? अगर आपकी नजर में मैं सबसे बड़ा मुल्जिम हूं तो भैया मुझे डिस्प्रूव कर दो आप कि हां तुम गलत हो, हम सच्चे हैं, हम दूध के धुले हुए हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम अपीजमेंट नहीं करते, तो फिर आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? अब मुझे यह बता दीजिए कि इतने 440 जो कैंडिडेट बीजेपी के खड़े हुए, कांग्रेस के खड़े हुए, ठीक है मैं सबसे खराब आदमी हूं, जहरीला सांप तो मैं ही हूं, ये तमाम के तमाम दूध के धुले हुए हैं। कितने मुस्लिम एमपी जीत के आए पार्लियामेंट में, बताइए मुझे? क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर रहे हैं? एक तरफ तो डेटा आपके सामने, इंपेरिकल डेटा आपके सामने है कि लिटरेसी रेट 59% है। इसकी जिम्मेदार कौन है मैडम? पावर में ये लोग हैं, पूरे रिसोर्सेस इनके पास हैं। हम बोल रहे हैं हम पढ़ना चाह रहे, हमको रिजर्वेशन दो, हमको तमाम चीजों से मुहैया करो, स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करो। आप ये एजेंडे की हमारी बात ही नहीं करते और ये सभी एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल हुआ है राजनीति में? क्या मुस्लिम समुदाय ने अपना इस्तेमाल होने दिया है राजनीति में? दोनों सवालों का जवाब। दोनों सवालों का जवाब यह है कि जहां तक मुसलमानों का आज जो पोजीशन है पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली, यकीनन मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? कितने जिम्मेदार हैं? क्योंकि इन्होंने आंख बंद करके ऐसे पार्टियों पर भरोसा किया जिन्होंने इनका वोट हासिल किया मगर नतीजे में कुछ नहीं दिया। अब ये लोग पावर में आए हैं, बीजेपी शिवसेना, जो कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने के लिए? और आप जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो क्या आप हमको हमारे वोटिंग राइट से महरूम करना, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? ये इंसाफ की बात कर रहे हैं? पार्लियामानी डेमोक्रेसी में मैडम सबसे बड़ा हक अगर किसी गरीब को, किसी को हासिल है तो वोट डालने का है। वो अपने पसंद और नापसंद का इजहार पोलिंग के दिन करता है, वो मुझे उससे महरूम करना चाह रहे? क्या नीयत है इनकी? एक आखिरी सवाल, बोलने में और करने में बहुत बात आजाद है। हाँ, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, बने रहिए मेरे साथ, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं जिसका प्लीज संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जब भी इस तरह की नफरत की राजनीति धर्म के आधार पर करने की कोशिश होती है, क्या असदुद्दीन ओवैसी को दिखता है कि ये मेरे लिए जगह है, यहां पर मैं अपनी राजनीति की नींव खोजता हुआ आगे बढ़ सकता हूं? छोटा सा जवाब। नहीं, मैं हरगिज कभी भी अपनी अना को और मैं को आने नहीं दूंगा। मैं यही कह रहा हूं कि जो वॉइसलेस लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको पोजीशन दीजिए, हमारे मुल्क को और ताकतवर बनाना है।